हेलो बच्चों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्कूली आरा में। जहां पर हमने मैथमेटिक्स की एक सीरीज चला रखी है, जिसमें आज हम क्लास 10th की मैथ का 5वां चैप्टर कवर करने जा रहे हैं। और बच्चों, अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड डीपीपी, टेस्ट सीरीज या कोई नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके, जिसका नाम है स्कूली आरा। ठीक है, चलो। तो ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। 10th क्लास के बच्चों को इस चैप्टर का बड़ा डर रहता है, लेकिन आज तुम्हारा भाई तुम्हारे पूरा डर खत्म कर देगा। अगर आप चाहते हो कि आप इस चैप्टर के हर कंसेप्ट को अच्छे से सीखो, आप इस चैप्टर के हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो का अंत होते होते मैं आपको सब सिखा के जाने वाला हूं। ठीक है, फिर चाहे वो पेपर के क्वेश्चन हो, चाहे वो कोई सैंपल पेपर का क्वेश्चन हो, चाहे आर डी शर्मा के हो, चाहे एनसीईआरटी के हो, कंसेप्ट सीख गए तो सवाल हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना। चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम प्यार से कहते हैं एपी। क्या कहते हैं? एपी। तो शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। और आज का हमारा टारगेट है कि हमें कंसेप्ट को सीखना है, मगअप नहीं करना, किसी भी चीज को रट्टा नहीं लगाना, सीखने में फोकस करना है। चलो, तो शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर की, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको प्यार से हम कहते हैं एपी। जिसको प्यार से हम कहते हैं एपी। क्या कहते हैं बच्चों? एपी। ठीक, तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की अपने। तो सबसे पहले आपको इस बात को समझना होगा बेटा कि देखो, हमारे नेचर में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ना किसी पैटर्न को फॉलो करती है। जैसे हनीकॉम्ब का जो छत्ता होता है, आपने देखा होगा, ह- उसका एक अपना पैटर्न होता है, ग्रिड पैटर्न होता है। अगर आपने कभी मेज देखा हो, उसके भी जो वो लगे होते हैं दाने, उसका भी अपना एक पैटर्न होता है। ऐसे ही मैथ के अंदर भी कुछ पैटर्न फॉलो करते हैं। कुछ नंबर जो होते हैं जो पैटर्न को फॉलो करते हैं, उनको हम बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। ठीक है, अब सीक्वेंस क्या है तो समझो। सीक्वेंस क्या है? एक सेट है, नंबर्स का हो सकता है या एल्जेब्रिक टर्म्स का हो सकता है। सीक्वेंस क्या है? एक सेट है किसका? नंबर्स और अलजेब्रिक्स टर्म्स का, जो पर्टिकुलर पैटर्न और रूल को फॉलो करता है, जिससे उसकी अगली टर्म आती है। एक पर्टिकुलर पैटर्न या रूल को फॉलो करते हुए उसकी अपनी अगली टर्म आती है। जैसे मैंने कहा, देखो एग्जांपल दे रखा है मैंने यहाँ पे आपको दो। एक वन, वन के बाद आया टू, टू के बाद आया थ्री, थ्री के बाद आया फोर। तो अगर आप ध्यान दोगे तो वन में प्लस किया वन, टू आ गया, टू में प्लस किया वन, थ्री आ गया, थ्री में प्लस किया वन, फोर आ गया, फोर में वन प्लस करोगे अगली टर्म आ जाएगी, और सो ऑन। आप बाकी सारी टर्म में भी ऐसे निकाल सकते हो। ठीक, सेकंड एग्जांपल, 100 के बाद 70, 70 के बाद 40, 40 के बाद 10, और 10 के बाद भी आता रहेगा। तो ध्यान दो, मैंने कहा यहाँ पे माइनस किया 30, 70 आ गया, फिर माइनस किया 30, 40 आ गया, फिर माइनस किया 30, 10 आ गया, और फिर मैं माइनस 30 करूंगा तो माइनस का 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? माइनस का 20। तो आप ध्यान दो कि एक सीक्वेंस में पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। सीक्वेंस कंटेन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर। ठीक है ना? क्योंकि नंबर से मिलकर बना है सीक्वेंस, और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर होते हैं हमारे रियल नंबर, और रियल नंबर्स के सीक्वेंस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आ जाएंगे। तो देखो, सीक्वेंस देखो एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ पर हमने देखा पैटर्न प्लस और माइनस का, ऐसे ही पैटर्न मल्टीप्लाई और डिवाइड का भी होता है। उसके हिसाब से सीक्वेंस के अपने टाइप्स होते हैं। अभी आप पढ़ रहे हो एपी, फिर आप कभी बड़े हो 11th क्लास में पढ़ोगे जीपी, अगर आप कभी कॉलेज में जाओगे तो आप पढ़ोगे एचपी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी जो हमारे को 10th क्लास में पढ़ना है, वो सिर्फ हमारा कोर कंसेप्ट है, हमारा एपी। हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? एपी पढ़ना है। तो हम सिर्फ
उसी टाइप के सीक्वेंस को देखेंगे जो मिलकर क्या बनाते हैं, एपी बनाते हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर की, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है एपी? तो देखो डेफिनेशन के हिसाब से अगर आप समझो तो एपी का मतलब है वो नंबर जिसमें हर अगली टर्म किससे निकाली जाए, उसके अंदर कुछ ऐड करके। जब हम नई टर्म निकाल रहे हैं तो कैसे निकाल रहे हैं, प्रिसाइडिंग टर्म में कोई कॉमन एक फिक्स नंबर ऐड करके जब हम नई टर्म निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा लेट सपोज हमारी जो पहली टर्म है वो है 2। क्या है, 2। अगर मैं 2 में 3 ऐड कर दूं, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 5। 5 में 3 ऐड कर दूं, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 8। 8 में 3 ऐड कर दूं तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी 11। ठीक, सोन ये क्या है, एक एपी है। क्या है, एक एपी है। ऐसे ही अगर मैं कुछ माइनस करता, 100 में से 10 माइनस, पहली टर्म है हमारी 100, 100 में से 10 माइनस कर दूं 90, फिर 10 माइनस कर दूं 80, फिर 10 माइनस कर दूं 70, सोन ये भी क्या है, एक एपी है। क्या है, एक एपी है। एपी के फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं ए1, सेकेंड टर्म को हम बोलते हैं ए2, थर्ड टर्म को हम बोलते हैं ए3, फोर्थ टर्म को हम बोलते हैं ए4, डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म को हम बोलते हैं एन। लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, एन। एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। एन का क्या मतलब होता है, लास्ट टर्म। इसके अलावा एपी की जो जर्नल फॉर्म होती है, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी, एपी की जो जर्नल फॉर्म होती है वो कैसे निकलती है, देखो मैंने कहा हमारा एक कोई फर्स्ट टर्म होगा, मैंने कहा फर्स्ट टर्म ए है, फर्स्ट टर्म ए है। डेफिनेशन क्या कहती है कि भैया पिछले टर्म में कोई एक टर्म, एक फिक्स नंबर ऐड करो, उससे आपको अगला टर्म मिल जाएगा। मैंने कहा वो फिक्स नंबर, वो फिक्स नंबर क्या है हमारा, उस फिक्स नंबर को हम मान लेते हैं डी। फिक्स नंबर को हम क्या मान लेते हैं, डी। जो फिक्स नंबर हम ऐड करने वाले हैं वो है डी। तो फर्स्ट टर्म था ए, सेकेंड टर्म हो जाएगा ए प्लस डी, और थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d। अगला टर्म ए प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट, जो आपका लास्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1d। nth टर्म है, nth टर्म है, और d हमने सेकंड टर्म से लेना शुरू किया था, इसलिए d की वैल्यू n माइनस 1 रहेगी। देखो सेकंड टर्म पे था a प्लस डी, थर्ड टर्म पे था a प्लस 2d। टर्म कौन सा है, थर्ड है, लेकिन d कौन सा है, सेकंड है। तो लास्ट टर्म पे क्या हो जाएगा, n माइनस 1d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n माइनस 1d। ठीक, आगे कंडीशन रिक्वायर्ड टू सीक्वेंस बिकम अ एपी। कोई भी सीक्वेंस एपी कब बनती है, लेट सपोज मैंने कहा कि भैया ये था A1, A2, A3, A4, डॉट 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 AN। अगर ये क्या है, अभी ये है सीक्वेंस, क्या है ये, सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को एपी बनने के लिए कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है, और वो कंडीशन क्या होती है कि भैया कभी भी अपना कॉमन डिफरेंस निकाल लो। क्या निकाल लो, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, तो भैया कॉमन डिफरेंस निकलेगा आपका A2 माइनस A1 करके। क्या निकलेगा, A2 माइनस A1, या आप इसके लिए एक जर्नल फॉर्मूला लिख सकते हो, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रिसाइडिंग टर्म। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रिसाइडिंग टर्म। ठीक, तो नेक्स्ट टर्म है भैया हमारी A2, A2 माइनस A1, क्या दे देगा हमारे को, D दे देगा। क्या दे देगा हमारे को, D दे देगा। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस एपी है, अगर कोई सीक्वेंस एपी है, तो चाहे मैं A2 माइनस A1 कर लूं, या A3 माइनस A2 कर लूं, या A4 माइनस A3 कर दूं, या AN माइनस AN माइनस 1 कर दूं, हमेशा जो कॉमन डिफरेंस है वो समान रहेगा, इक्वल रहेगा, तभी हम उसे क्या कहेंगे, एपी कहेंगे। ध्यान रखना, अगर कोई सीक्वेंस एपी है, इसका मतलब उसके हर दो एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस है, हर दो एलिमेंट के बीच का जो डिफरेंस है डी है, वो ऑलवेज क्या रहेगा, सेम रहेगा, तभी वो क्या कहलाएगी, एपी कहलाएगी। ठीक, चलो तो अब शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन से, जहां से आपको समझ आ सके
कि भैया एपी क्या होती है और कैसे बनती है। ठीक, पहला क्वेश्चन कहता है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। क्या कह रहा है कि भैया एक टैक्सी वाला है, जब वो कहीं जाता है तो पहले किलोमीटर का जो किराया है वो कितने रुपए लेता है, 15 रुपए लेता है, कि भैया 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपए है। उसके बाद हर एडिशनल किलोमीटर का जो किराया है, हर एक्स्ट्रा किलोमीटर का जो किराया है वो 8 रुपए ही लेगा। तो क्या ये एपी है या नहीं है, आपको ये बताना है किस सिचुएशन में ये एपी बनेगा और कैसे बनेगा। तो ध्यान दो, मैंने कहा भैया फर्स्ट किलोमीटर ए1 मान लेते हैं उसे, फर्स्ट किलोमीटर को क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ए बराबर है 15, कितना है, 15 रुपीज, और हर बार वो 8 रुपए बढ़ा रहा है। A2 निकालना है, A2 बराबर आ जाएगा 15 + 8 मतलब कि 23, कितना आ गया, 23। नहीं बेटा आज नहीं आना, कल आना है। चलो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, A3 जो कि बराबर होता है A + 2D। ठीक है, अब देखो पहले किलोमीटर का किराया था 15 रुपए, ठीक है, अब 2 किलोमीटर वो और एक्स्ट्रा गया, तो 15 प्लस में 2 × 8 कितना हो जाएगा, 15 + 16, 8 दूनी 16 होता है, 15 + 16 कितना आ जाएगा, 31। तो आपको एक सीक्वेंस मिला, वो मिला 15, 23 और 31, 15, 23 और 31 और सोन। ठीक, अगर आप ध्यान दोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है बार बार, क्या, 8, क्या ऐड हो रहा है, 8। दैट्स वाई गिवन सीक्वेंस इज अ एन एपी। गिवन सीक्वेंस क्या है, एक एपी है। ठीक, चलो इसको देखो, कहता है कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग क्या है, व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। एक कुएं की खुदाई हो रही है और पहले किलोमीटर को खोदने की, पहले मीटर की खुदाई का 150 रुपए है, उसके बाद हर एक्स्ट्रा किलोमीटर 50 रुपए बढ़ रहा है। तो ए की वैल्यू आ गई आपकी कितनी भैया, 150, 150। सेकंड, A2 1 मीटर और खोद दिया, तो 150 + 50 कितना हो गया, 200। एक और खोद दिया, 200 + 50, 250। एक और खोद दिया, 250 + 50, 300। सीक्वेंस क्या मिला, सीक्वेंस मिला भैया हमारे को 150, 200, 250 और 300। अगर आप ध्यान दो तो सब में हर नेक्स्ट टर्म में कितना इंक्रीज हो रहा है, +50, +50, +50। हर नेक्स्ट टर्म में कितना इंक्रीज हो रहा है, +50 इंक्रीज हो रहा है। हर नेक्स्ट टर्म में 50 इंक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। ये क्या है, एक एपी है। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। कह रहा है एपी के 4 टर्म लिखो अगर आपको ए और डी गिवन है। कितना मुश्किल काम है भैया, लिख देंगे, बहुत आसान है। कैसे करोगे, सबसे पहले लिख लो भैया जर्नल फॉर्मूला। जर्नल फॉर्मूला 4 टर्म के लिए क्या होता है, वो कहता है भैया फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म A + D हो जाएगा,
थर्ड टर्म ए प्लस 2d हो जाएगा और फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। ठीक है, निकाल दो। आपको फर्स्ट टर्म तो पता है a इज इक्वल टू 10 है। आपको सेकंड टर्म निकालना है a2 जो कि बराबर होता है किसके, a प्लस डी के। मतलब भैया 10 में 10 ऐड कर दो, a भी 10 है d भी 10 है, 10 में 10 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, अब आपको निकालना है a3। a3 निकालना है, निकल जाएगा भैया। कैसे निकलेगा भैया, a की वैल्यू दे रखी है 10, सॉरी a3 का फॉर्मूला हमारे पास है a प्लस 2d और a की वैल्यू दे रखी है 10 और 2 इंटू डी की वैल्यू भी दे रखी है 10। तो 2 10 जा 20 और 10 हो गया आपका 30। अब आपको निकालना है a4। a4 निकालना भी कौन सी बड़ी बात है भैया, वो भी निकाल देंगे। a प्लस 3d करेंगे, a में रखेंगे 10, 3 इंटू 10, 3 10 जा 30 और 10 हो गया 40। निकाल दिया भैया हमने a प्लस। चार टर्म आपके सीक्वेंस के लिख दो चारों टर्म। तो भैया हमारे पास जो एपीआई, हमारे पास जो एपीआई वो क्या आई, हमारे पास जो एपीआई, एपी बराबर आई किसके, 10, 20, 30 और 40, चार टर्म एपी के ये हो गए। ठीक, सेकंड वाला पार्ट देखो, यहाँ पर आपको दे रखा है a इजिकल टू -1, d इजिकल टू 1/2। क्या फर्क पड़ता है भैया, जर्नल टर्म, जर्नल फॉर्मूला तो हमें पता ही है, वो होता है क्या, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। ए हमें तो दे ही रखा है भैया -1, हमें तो सेकंड टर्म से निकालना शुरू करना है। तो a2 बराबर हो जाएगा a प्लस डी, मतलब -1 प्लस का हाफ। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं एलसीएम लेकर तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का हाफ। क्या मिलेगा, माइनस का हाफ। कैसे मिला देख लो, समझ लो। एलसीएम लोगे -2 प्लस 1/2 मतलब -1/2। थर्ड टर्म निकालना है भैया, a प्लस 2d कर दो। ठीक है, कर देते हैं। माइनस का 1 प्लस में 2 इंटू 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा -1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो मतलब थर्ड टर्म आपका आ गया 0। फोर्थ टर्म निकालना है, निकाल लेते हैं भैया। क्या हो गया, a4 आपका आ जाएगा a प्लस 3d। a4 आपका क्या आ जाएगा, a प्लस 3d। तो ध्यान दो, a की वैल्यू आपकी आई -1 प्लस में 3 एज इट इज, d की वैल्यू क्या आई 1/2, d की वैल्यू क्या आई 1/2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो -1 प्लस 3/2, इसका अगर आप एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा -2 प्लस 3/2 मतलब कि 1/2। कितना मिल जाएगा, 1/2। ठीक है भैया, चारों टर्म तो निकल गए। एपी के चार टर्म लिख दें, लिख देते हैं। क्या लिखा हमने, पहला टर्म तो हमें गिवन था -1, दूसरा टर्म हमने निकाला -1/2, तीसरा टर्म निकाला हमने 0, चौथा टर्म हमने निकाला 1/2, चौथा टर्म हमने निकाला 1/2। तो चार टर्म ऑफ एपी आ गए हमारे पास, लिख दिया हमने। आई बात समझ में। देखो ध्यान सिर्फ यहाँ पर रखना है, पहले समझने पे, लिखने का काम आप बाद में कर लेना, क्योंकि अगर आप समझ गए ना तो इन क्वेश्चंस को आप अपने आप भी कर लोगे, फिर आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो चलते हैं हम अपने अगले कंसेप्ट की तरफ, एन टर्म ऑफ एपी। किसी एपी का एन टर्म कैसे निकालते हैं, किसी एपी का nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो देखो ध्यान दो, मैंने आपको भी एक जर्नल फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, जनरल फॉर्मूला। क्या बताया था मैंने, वो बताओ मुझे। मैंने आपको बताया था कि भैया फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म a प्लस डी होता है, थर्ड टर्म a प्लस 2d होता है, फोर्थ टर्म a प्लस 3d होता है, डॉट 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 लास्ट टर्म आपका होता है a प्लस n-1d। क्या होता है, a प्लस n-1d। ध्यान दो, ध्यान दो मेरी बात को। मैंने आपसे कहा था भैया फर्स्ट टर्म को हम बोलते हैं a1, सेकंड टर्म को हम बोलते हैं a2, थर्ड टर्म को हम बोलते हैं a3, फोर्थ टर्म को हम बोलते हैं a4, तो लास्ट टर्म को हम बोलते हैं an। क्या बोलते हैं, an। अगर मैं लिखूं भैया a1 इक्वल था a के, a2 इक्वल था a प्लस डी के, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं
क्योंकि ए एन इक्वल है ए प्लस एन माइनस वन डी के। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बोलो हाँ लिख सकते हो भैया, ठीक है ना। तो ए एन इक्वल हो गया ए प्लस एन माइनस वन डी के। ए एन अगर ए प्लस एन माइनस वन डी के इक्वल हो गया, तो अगर मुझसे कहे भैया लास्ट टर्म बताओ, तो लास्ट टर्म बताने के लिए क्या मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता? ये क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। लास्ट टर्म बताने के लिए मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। अगर मुझे ए पता है, अगर मुझे डी पता है, अगर मुझे एन पता है, तो मैं लास्ट टर्म बता सकता हूं ना। सेम ऐसे अगर मुझे लास्ट टर्म पता है, ए पता है, डी पता है, तो मैं एन बता सकता हूं। अगर मुझे लास्ट टर्म पता है, डी पता है, एन पता है, तो मैं ए बता सकता हूं। है कि नहीं? मतलब इस एक फॉर्मूले से हम चार चीजों का पता कर सकते हैं। लास्ट टर्म का पता कर सकते हैं, ए का पता कर सकते हैं, डी का पता कर सकते हैं, और एन का पता कर सकते हैं। कोई भी तीन चीज गिवन हो, चौथी चीज हम इसकी हेल्प से आइडेंटिफाई कर लेंगे। आई बात समझ में? ओके है, चलो। तो इससे हम निकालते हैं एन टर्म ऑफ एपी। चलो शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चंस की, बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ ताकि हम इस फॉर्मूले को और क्लियर समझ सके। कहता है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है, टुवर्ड द फर्स्ट टर्म। ठीक है, लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की तरफ जो 11th टर्म होगा ना, उसको निकालना है आपको। क्या निकालना है? उसकी वैल्यू निकालनी है। कहता है एपी गिवन है 10 7 4 डॉट 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 माइनस 62। एपी क्या गिवन है? एपी गिवन है भैया 10 7 4 डॉट 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 माइनस का 62। ठीक, ये आपकी एक एपी दे रखी है। तो भैया देखो, आपको बोला 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। उल्टी गिनती पड़ी थी ना बचपन में, हमें पीछे से 11 काउंट करना है और बताना है कौन सा टर्म होगा वो। ठीक है ना? वो टर्म की वैल्यू क्या होगी आपको ये बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो भैया सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इसका ए क्या है। देखो, तो भैया मुझे पता है ए की वैल्यू 10 है। पता है कि नहीं पता है? पता है। दूसरी चीज मुझे पता होनी चाहिए भैया कि इसका डी क्या है, जो कि मुझे नहीं पता। लेकिन मैं डी निकाल सकता हूं, लेकिन मैं डी निकाल सकता हूं। क्यों निकाल सकता हूं? क्योंकि मेरे पास एक एपी है और डी निकालना बहुत आसान है। डी बराबर होता है ए2 माइनस ए1। ए2 की वैल्यू है भैया 7। 7 में से अगर मैं 10 माइनस कर दूं, तो मुझे मिलेगा माइनस का 3। तो भैया मुझे डी भी पता लग गया, डी की वैल्यू पता लग गई मुझे 3 माइनस की। डी की वैल्यू मुझे पता लग गई माइनस की 3। ठीक, आपको ए पता था, आपको डी पता लग गया, और क्या चाहिए भैया? अब देखो, मुझे अगर एन की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे ए एन पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो ए एन मुझे पता है क्या? तो हाँ भैया, मेरे पास लास्ट टर्म तो गिवन है, लास्ट टर्म तो गिवन है। तो मेरा ए एन जो है, लास्ट टर्म जो है, वो हो जाएगा माइनस का 62। जो मेरा लास्ट टर्म है वो क्या हो जाएगा? माइनस का 62। मुझे ए पता है, मुझे डी पता है, मुझे ए एन पता है। क्या मैं एन नहीं निकाल सकता? क्या मैं एन नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूं। तो निकाल लेते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन की वैल्यू है मेरे पास कितनी? माइनस की 62 इज इक्वल टू में आ जाएगा ए की वैल्यू 10 प्लस में एन माइनस वन और डी की वैल्यू माइनस 3। ये प्लस का 10 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा माइनस का 62 माइनस का 10 इज इक्वल टू में एन माइनस वन इंटू में माइनस 3। ध्यान दो, ये हो जाएगा माइनस का 72 इज इक्वल टू में एन माइनस वन माइनस 3। तो माइनस से माइनस कट गया। 72 को अगर मैं 3 से काटूंगा, तो 3 टू जा 6 और 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। तो मुझे मिला क्या? मुझे मिला भैया 24 इक्वल में एन माइनस वन। ये माइनस का वन इधर आके प्लस का हो जाएगा। एन की वैल्यू मिल गई 24।
5, n की वैल्यू मिल गई 25। तो अगर मुझे पीछे से 11वां टर्म निकालना है, अगर मुझे पीछे से 11वां टर्म निकालना है, तो 25 में से अगर मैं 11 माइनस करूं तो मुझे क्या बचेगा? ठीक है, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट से 11 टर्म निकालना है तो n माइनस 11 कर दो, n की वैल्यू है 25, 25 माइनस 11 आपके पास बचेगा 14। क्या बचेगा? 14। मतलब अगर आपको 14th टर्म की वैल्यू पता लग जाए तो आपको लास्ट से 11 टर्म की वैल्यू पता लग जाएगी। निकाल देते हैं। तो भैया A14 निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A+13D। क्या होता है? A+13D। ठीक, तो A14 इक्वल आ जाएगा, A की वैल्यू थी 10 प्लस में 13 और D की वैल्यू थी माइनस का 3। तो A14 इक्वल आ जाएगा 10, 13 3 जा माइनस का 39, 39 में से 10 माइनस करोगे तो A14 इजिकल टू आ जाएगा माइनस का 29। कितना आ जाएगा? माइनस का 29। ठीक, चलो तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दो, कहता फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। देखो, आपको कुछ नहीं बताया इस बार, ना ए बताया ना डी बताया, लेकिन आपको एक रिलेशन दे दिया। बोला 11th टर्म कितना है? 38 है, और 16th टर्म कितना है? 73 है। अब A11 किसके इक्वल होता है बेटा? A11 इक्वल होता है भैया A+10D, जिसकी वैल्यू 38 है। ओके, A16 किसके इक्वल होगा बेटा? तो वो इक्वल होगा A+15D, जिसकी वैल्यू 73 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसको इक्वेशन सेकंड बोल दो। और अगर मैं दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा दूं, माइनस कर दूं, क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो A से A कट जाएगा, कट जाएगा भैया। 10 में से 15 जाएगा तो माइनस का 5D बचेगा, तो हाँ भैया बचेगा। 8 में से 3 जाएगा 5, 8 में से 3 तो माइनस होगा नहीं। 73 में से 38 माइनस कर लो, तो अगर मैं 73 में से 38 माइनस करता हूँ, 13 में से 8 जाएगा 5, यहाँ पे बचा कितना? 6, 6 में 3 जाएगा 3, कितना बचेगा? 3। तो आपके पास आया 35। कितना आया? 35। कितना आया? 35। बड़ा नंबर माइनस का, तो ये भी माइनस का बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। D इज इक्वल टू आ जाएगा 35 बटे में 5, 5 7 जा 35। तो D की वैल्यू आ गई 7। D की वैल्यू आ गई 7। D की वैल्यू मिल गई। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ T इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट। टी की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो वो थी A+10D इज इक्वल टू में 38। तो A+10D की वैल्यू 7 इज इक्वल टू में 38। ठीक है, तो आपको मिलेगा A की वैल्यू 38 माइनस 70। 70 में से 38 चला गया अगर, तो कितना बच गया? A की वैल्यू आ गई माइनस का 32। कितना आ गया? माइनस का 32। आपको A मिल गया, आपको D मिल गया। बोला फाइंड 31st टर्म। क्या करना है? 31st टर्म फाइंड करना है। तो 31st टर्म A31 इक्वल हो जाएगा A+30D, A+30D। तो A की वैल्यू है माइनस का 32 प्लस 30, और D की वैल्यू आई थी 7। तो आपको मिलेगा माइनस का 32 प्लस
210, 210 में से 132 माइनस करोगे, मतलब 32 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 10 में से 2 गया 8, 178। तो A31 की वैल्यू कितनी आ गई? 178। देखो, जब भी आपको टर्म नहीं गिवन होगा, जब भी आपको ए और डी की वैल्यू नहीं गिवन होगी तो एक रिलेशन गिवन होगा दो टर्म्स का। दोनों टर्म्स को हमने लिख लिया, 11th को लिख लिया A+10D, 16th को लिख लिया A+15D। A+10D और A+15D को हमने क्या करा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। ए बराबर था, कट गया, 10 में से 15 जाएगा माइनस का 5D, -73 में से 38 माइनस करो तो माइनस का 35 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल और डी की वैल्यू आ गई 7। डी की वैल्यू को अपनी किसी भी क्वेश्चन में पुट कर लो, फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी। मैंने यहाँ पे फर्स्ट में पुट कर लिया, तो 10 7 जा 70, 70 उधर जाके माइनस का होगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 32। आपको ए मिल गया, आपको डी मिल गया। आपको निकालना क्या था? 31st टर्म, जो कि इक्वल होता है A+30D। ए और डी की वैल्यू डाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 4 and -8, थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है। कहता है विच टर्म ऑफ एपी इज 0, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। तो देखो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे, लेट nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी इज 0। मतलब an इक्वल हो गया 0 के। ठीक, A3 और A9 को सॉल्व करें तो A3 बराबर होता है भैया A+2D के, विच इज इक्वल टू 4। A9 बराबर होता है भैया A+8D के, विच इज इक्वल -8। साइन को कर दो चेंज, इसको बोलो फर्स्ट, इसको बोलो सेकंड। साइन को कर देते हैं चेंज, कट गया, यहाँ पे बच जाएगा आपका माइनस का 6D, और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस का 12। तो D की वैल्यू आ जाएगी -2, D की वैल्यू आ जाएगी कितना? -2, क्योंकि माइनस का 6 से कट करोगे 12 को तो माइनस का 2 बचेगा। कितना बचेगा? -2। आपको D मिल गया, आपके पास A है, ठीक है, और आपको an पता है, n की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। क्या करना है हमारे को करना बहुत सिंपल है। हमें करना है कि भैया an इज इक्वल टू होता है A+n-1D। तो भैया an तो 0 है, a की वैल्यू, अच्छा अभी हमने a की वैल्यू नहीं निकाली, सॉरी। हमारे को d मिल गया, पुट वैल्यू ऑफ t इन फर्स्ट में पुट कर दो d की वैल्यू, तो A+2 इंटू -2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। ठीक है, ये हो जाएगा A-4 इज इक्वल टू 4। ये माइनस का 4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, A इज इक्वल टू आ जाएगा 4 + 4 8। A की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। अब an निकाल लो, an बराबर होता है किसके? an बराबर होता है बच्चों A+n-1D। an बराबर होता है किसके? A+n-1D। ठीक, तो यहाँ से अगर आप ध्यान दो तो आपको मिलेगा क्या कि भैया an तो 0 है, a की वैल्यू 8 आ गई, n-1 d की वैल्यू माइनस का 2 है। सॉल्व करो, 8 + n-1 इंटू में 2, तो इसको एज इट इज जाने तो ये प्लस का 8 इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8 इज इक्वल टू में n-1 माइनस का 2। माइनस से माइनस कट गया, 2 4 जा 8। तो अगर आप ध्यान दो तो आपको मिलेगा क्या?
n माइनस वन इज इक्वल टू में 4, n माइनस वन इज इक्वल टू में 4, n इज इक्वल टू में मिलेगा 4 प्लस 1, n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो आप लोगे फिफ्थ टर्म ऑफ AP will be 0। किसी भी इस AP का फिफ्थ टर्म क्या होगा? 0 होगा। सेम वही किया हमने, देखो दो टर्म्स का रिलेशन गिवन था हमें, हमने उसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके डी की वैल्यू निकाल ली। डी की वैल्यू जो आई उसको किसी भी एक इक्वेशन में रख के ए की वैल्यू निकाल लो। ए और डी की वैल्यू मिल गई। हमने लास्ट टर्म हमने कह दिया भैया लास्ट टर्म मान लिया हमने 0 होगा, ए एन की वैल्यू 0 हो गई, ए एन की वैल्यू 0 हो गई, तो सॉल्व करा, एन की वैल्यू हमारे को मिल गई। हमें पता लग गया कौन सा टर्म क्या होगा, 0 होगा। ओके चलो चलो बच्चों बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कहता है विच टर्म ऑफ एपी, एपी का कौन सा पद उसके 132वें उसके 54वें पद से 132 ज्यादा होगा। क्या कहता है? विच टर्म ऑफ एपी विल बी मोर देन 132 फ्रॉम द 54th टर्म। आपको एक एपी दी हुई है, एपी दी हुई है भैया, क्या दी हुई है? 3, 15, 27, 39 डॉट 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 सो। ठीक, आपको तो ये नहीं पता 54 टर्म क्या है, नहीं पता, तो पहले हमें 54th टर्म निकालना होगा। क्या निकालना होगा? A54, A54 निकालना है भैया। तो मतलब A पता है हमारे को n की वैल्यू तो पहले से ही पता है, 54 दे रखी है। D की वैल्यू हमारे को निकालनी पड़ेगी। D कैसे निकलता है? तो D निकलता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू 15, A1 की वैल्यू 3, 15 में से 3 माइनस करोगे तो D की वैल्यू आ जाएगी 12। आपको A पता लग गया, आपको D पता लग गया, आपको N तो पता ही था, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दो। A54 बराबर होता है 3 प्लस 54 माइनस 1 इंटू में 12। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 3 की जगह तो रहेगा 3, 54 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 53, 53 मल्टीप्लाई में 12। और अगर हम 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आपको मिलेगा 636, 636 प्लस 3 639, कितना मिल जाएगा? 639। अब ध्यान देना, आपसे बोला 132 ज्यादा, लेट कर लो क्या nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। nth टर्म है, ठीक। अगर nth टर्म इससे 132 ज्यादा है तो हमें 54 टर्म की वैल्यू पता है, an मिल जाएगा उससे। an क्या मिल जाएगा? an हो जाएगा भैया 54th टर्म। क्या हो जाएगा भैया? an an हमारा हो जाएगा 54th टर्म प्लस में 132, 54th टर्म प्लस में 132। तो an की वैल्यू आपके पास आएगी, 54 टर्म की वैल्यू थी 639 प्लस में 132। अगर मैं इनको ऐड करूं तो ये मुझे मिलेगा क्या? 9 और 2 11 का 1, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, कितना मिलेगा? 9 और 2 हो जाएगा 11, 11 का 1, 1 कैरी हो गया, 3 3 6 और 1 7, 6 और 1 7। an हमारा आ गया 771। आपके पास an है, आपके पास a है, आपके पास d है, आपके पास तीनों चीजें हैं। आपको n की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे।
ठीक, देखो an था 771, ए की वैल्यू थी 3 और डी की वैल्यू थी 12। एन निकालना है। एन बराबर होता है भैया ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन की वैल्यू थी 771, ए की वैल्यू थी 3 प्लस में एन माइनस वन और डी की वैल्यू थी 12। ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा एन माइनस वन इंटू में 12। 71 में से 3 चला जाएगा तो बच जाएगा कितना 768। कितना बच जाएगा 768 इज इक्वल टू में एन माइनस वन इंटू में 12। ये 12 आ जाएगा डिवाइड में एन माइनस वन। अगर मैं 12 से इसको डिवाइड करूं 12 6 जा 72 और 12 4 जा 48। कितना आ गया 64। तो 64 इक्वल आ गया एन माइनस वन। एन की वैल्यू आ गई 64 प्लस वन, मतलब एन की वैल्यू आ गई 65। एन की वैल्यू आ गई 65। इट्स मीन क्या 65th टर्म will be 132 more than its 54th टर्म। जो 65वां पद होगा वो इसके 54th पद से 132 ज्यादा होगा। ध्यान देना हमने क्या करा, सबसे पहले हमें एक एपी गिवन थी, एपी का हमें ए पता था, डी निकाल लिया A2 माइनस A1 करके। उसने एन की वैल्यू पहले से रखी थी 54 टर्म निकालना है हमें पहले। तो 54 टर्म निकालने के लिए A54 बराबर हो जाएगा ए प्लस 54 माइनस वन इंटू में डी। ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 12, पुट किया 54 माइनस वन 53 आ गया। 53 को 12 से मल्टीप्लाई किया 636 और उसमें 3 ऐड करा तो 639 आ गया। 639 इसने बोला भैया कि nth टर्म, हमने क्या करा, ये बोला कौन सा टर्म 132 ज्यादा है, तो हमने क्या कर लिया भैया जो टर्म 132 ज्यादा है उसे nth टर्म मान लिया। क्या मान लिया nth टर्म मान लिया। तो nth टर्म क्या हो गया 132 ज्यादा हो गया किससे 54th टर्म से। तो वो कैसे निकलेगा भैया 54th टर्म में 132 ऐड कर दो, आपको nth टर्म की वैल्यू पता लग जाएगी। तो 54 टर्म आया था 639, इसमें 132 हमने ऐड कर दिया तो हमारे को an मिल गया 771। an क्या मिल गया 771। अब हमारे पास ध्यान दो an है, a है, d है, n की वैल्यू निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी। an की वैल्यू डाल दी 771, a की वैल्यू डाल दी 3 और d की वैल्यू डाल दी 12। और जब हमने इसको पूरा सिंप्लीफाई किया तो हमें n की वैल्यू मिल गई 65। इट्स मीन जो 65th टर्म है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। ठीक, चलो कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब अगर आपको बोले मल्टीपल बाय और डिविजिबल बाय, दोनों का मतलब सेम ही है। 7 से डिविजिबल चाहिए, मतलब जितने भी 7 के मल्टीपल होंगे वो सारे 7 से डिविजिबल होंगे। तो मैंने कहा भैया एक एपी लिख लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कौन से नंबर है 3 डिजिट नंबर है। कौन से नंबर है 3 डिजिट नंबर है। तो देखो सबसे पहले आपको चाहिए फर्स्ट नंबर और आपको चाहिए सेकंड नंबर। सबसे पहले चाहिए आपको फर्स्ट नंबर और आपको चाहिए सेकंड नंबर। तो देखो क्या करो, फर्स्ट नंबर निकालने के लिए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर लो जो कि है 100, उसको 7 से डिवाइड कर लो। 7 से अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो 7 बन जा 7 और यहाँ पे आ गया 30। 7 5 जा होता है 35 है ना। अगर यहाँ पर 30 यहाँ पर 5 और होता तो ये डिविजिबल हो जाता। हमारे पास बचा माइनस का 5, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट नंबर डिविजिबल होगा वो होगा 105। क्या होगा 105। इससे आपको फर्स्ट नंबर मिल गया और आप अब 7 प्लस करते हो आपको आगे के नंबर मिलते जाएंगे। 105 में 7 ऐड करोगे तो 112, 112 में 7 ऐड करोगे तो 119। डॉट 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 लास्ट टर्म भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट जो 3 डिजिट नंबर होगा वो होगा ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। उसको 7 से डिवाइड कर लो। 7 बन जा 7, 9 में से 7 क्या बच गया 2, 7 बन जा 7,
7 4 जा 28, बच गया 9, कितना आया 7 2 जा 14, बच गया 5। 999 में से 5 माइनस कर दो तो आपको मिलेगा कितना 994। आपका जो लास्ट डिजिट 994 है वो 7 से डिविजिबल होगा। और मल्टीपल पूछता तो बहुत आसान था, आप मल्टीपल लिखते चले जाते और वहां पर कोई खत्म नहीं होता। ठीक, तो कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको लास्ट टर्म पता है, आप डी निकाल लो। डी बराबर होता है भैया, देखो सबसे पहले ए आपका कितना है 105, ए एन आपके पास कितना है 994। डी आपको नहीं पता, डी आपको निकालना है। डी कैसे निकलेगा A2 माइनस A1 करके। A2 की वैल्यू 112 माइनस 105 आपका आ जाएगा 7। और अगर आप ध्यान दो तो डिविजिबल बाय 7 था तो डी आपका 7 हो जाएगा। सॉरी, ठीक, तो डी आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब आपको सब कुछ पता है, यहाँ पर आपको सब कुछ पता है, तो अब आपको निकालना है ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक, ए एन की वैल्यू 994, ए की वैल्यू 105, एन माइनस वन डी की वैल्यू 7। 994 माइनस 105, ये प्लस का था इधर जाके माइनस का हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू में 7। तो देखो क्या होगा अब, यहाँ पर 994 में से 105 माइनस करोगे तो 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9। यहाँ पे है 8, 8 का 8, 9 में से 1 जाएगा तो 8। 889 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू में 7। 889 को डिवाइड करना है 7 से, इक्वल में आ जाएगा एन माइनस वन। तो 7 वन जा 7, 7 वन जा 7 हो गया ये 18, 7 टू जा 14, बचा 4 तो 49 हो गया, 7 7 जा 49, यहाँ पर आया 127 इज इक्वल टू में एन माइनस वन। एन की वैल्यू आपको मिल गई 127 प्लस 1, तो एन की वैल्यू आ गई 128। तो कितने टर्म है टोटल 3 डिजिट नंबर वाले जो 7 से डिविजिबल है 128 टर्म्स। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ द टू एपीज आर इक्वल। एन की किस वैल्यू के लिए इन दोनों एपी का nth टर्म क्या है इक्वल हो जाए। तो देखो मैंने कहा अगर ए एन ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल है ए एन ऑफ सेकेंड एपी बाय ए एन ऑफ फर्स्ट एपी इक्वल है ए एन ऑफ सेकेंड एपी, तो हम लिख सकते हैं कि भैया ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी वन एपी वन के लिए, और एपी टू के लिए ए एन बराबर होगा ए टू प्लस एन माइनस वन डी टू। और ये दोनों इक्वल है तो मतलब ए वन प्लस एन माइनस वन डी वन इक्वल होगा ए टू प्लस एन माइनस वन डी टू। ठीक, ये इक्वल होगा। ए वन मेरे पास 63 है और डी वन मेरे पास 65 माइनस 63 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। ए टू मेरे पास 3 है और डी मेरे पास ए टू माइनस ए वन 10 माइनस 3 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 7। ठीक, तो ए वन की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ 63 प्लस एन माइनस वन, डी वन की वैल्यू
टू, A2 की वैल्यू अगर मैं रखूं 3 प्लस n-1 और D2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7। क्या आ जाएगी? 7। सॉल्व करो 63 प्लस 2n-2, 3 प्लस 7n-7। ठीक, तो अगर आप ध्यान दो, दोनों तरफ अगर हम सोल्व करें तो कांस्टेंट को एक तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं। 63 में से 2 गया, बच गया 61। 7 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा? माइनस का 4, इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे था 7n माइनस का 2n, ये हो जाएगा 65 इज इक्वल टू में 5n। n इज इक्वल टू आपको मिलेगा 65 बटे में 5, तो कट के आ जाएगा 13। n इज इक्वल टू 13, तो 4n इक्वल टू 13 बोथ AP, 4n is equal to 30, an of both AP will be equal। n की वैल्यू 13 के लिए दोनों AP का जो n है वो क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, कह दिया भैया अगर दोनों AP का an इक्वल है तो उसको हमने इक्वल में लिख लिया। दोनों AP का an इक्वल था, A1 आ गया 63, D1 आ गया 65 माइनस 63 2। दूसरे AP का भी निकाल लिया, A2 आ गया 3, D2 आ गया A2 माइनस A1, 10 माइनस 3/7। हमने दोनों जगह उनकी एपीज की वैल्यू डाल दी, इक्वलेट करके सॉल्व कर दिया और हमारे को एन की वैल्यू मिल गई। ओके, चलो तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। देखो यहां पर भी आपको क्या दे रखा है? रिलेशन दे रखा है। रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है। बोला थर्ड टर्म इज 16, मतलब भैया A3 क्या है? 16 है। और बोला सेवंथ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 बड़ा है। एक रिलेशन, रिलेशन क्या दिया? सेवंथ टर्म इक्वल है फिफ्थ टर्म प्लस 12 के, है कि नहीं है? तो A3 को तो भैया मैं लिख दूंगा, A3 बराबर होता है A प्लस 2D इज इक्वल टू में 16। इस रिलेशन को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे? सेवंथ टर्म को मैं लिख सकता हूं, यहाँ पे लिख दो, पहले रिलेशन को सॉल्व कर रहे हैं हम। रिलेशन सेवंथ टर्म, तो A7 बराबर है A5 प्लस 12 के। A7 का मतलब A प्लस 6D, A5 का मतलब A प्लस 4D प्लस 12। तो ध्यान दो, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इसको सिंप्लीफाई करूं अगर मैं दोनों तरफ से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? A से A कट जाएगा, A से A कट जाएगा। 6D माइनस 4D इज इक्वल टू में 12, 2D इज इक्वल टू में 12 और D इज इक्वल टू में 12/2 मतलब कि 6। तो D की वैल्यू आ गई 6। क्या आ गई? 6। D की वैल्यू आ गई 6। D की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है भैया, D की वैल्यू मिल गई। D की वैल्यू अगर मैं A3 में पुट कर दूं, D की वैल्यू अगर मैं A3 में पुट कर दूं तो भैया A3 पुट, यहाँ पे लिख दो पुट वैल्यू ऑफ D इन A3। A3 में अगर मैं D की वैल्यू पुट कर दूं तो भैया A3 बराबर है A प्लस 2D के, जो कि 16 के इक्वल है। A प्लस 2D की वैल्यू आई थी 6 भैया, इज इक्वल टू 16। A प्लस 12 इज इक्वल टू 16। A इज इक्वल टू आ गया 16 माइनस 12। A की वैल्यू आ गई 4। A की वैल्यू आ गई 4। तो हमारी A की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। क्या आ गई? 4 आ गई। अब हमारे को A पता है, D पता है, AP बतानी है, बता देंगे भैया। जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है भैया A प्लस D, A प्लस 2D डॉट डॉट डॉट।
तो पहला टर्म हमारा आया था भैया 4, दूसरा टर्म हमारा हो जाएगा a प्लस डी, मतलब 4 + 6 10, है ना। तीसरा टर्म हो जाएगा हमारा भैया 4+, थर्ड टर्म तो हमें गिवन ही है 16, फोर्थ टर्म हो जाएगा हमारा भैया 4+3 × 6 डॉट डॉट डॉट, तो 4 10 16 और 22 और डॉट डॉट डॉट, ये हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड एपी। क्या आ गई, रिक्वायर्ड एपी। क्या आ गई, रिक्वायर्ड एपी। ठीक, कहता है सुबाराव स्टार्ट वर्क इन 1995 at annual salary of 5,000 and receive an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? सुबाराव एक कंपनी में काम करता है, 1995 में काम कर रहा था। कब कर रहा था, 1995 में। तो इन 1995 सुबाराव सैलरी 5,000 है, तो भैया A = आ गया 5,000। ठीक, फिक्स्ड इंक्रीमेंट है। हाँ भैया, क्या है फिक्स्ड इंक्रीमेंट, 200 रुपीज, मतलब डी की वैल्यू आ गई 200, डी की वैल्यू आ गई 200। सैलरी कितनी करनी है हमें, उसकी 7,000 कर देनी है, मतलब भैया ए एन की वैल्यू आ गई 7,000। कितनी आ गई, 7,000। ए है, डी है, ए एन है, एन की वैल्यू निकालनी है, निकाल दो। ए एन बराबर होता है ना लल्लू प्रॉब्लम, ए एन बराबर होता है A+n-1 डी। ए एन बराबर होता है A+n-1 डी। ठीक है भैया, ए एन की वैल्यू है हमारे पास, पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू भी हमें पता है, रख दो यहाँ पे n-1। डी की वैल्यू नहीं पता क्या, पता तो है, रख दिया। फिर यहाँ पर 7,000 में से 5,000 माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू में 200। 7,000 में से अगर मैं 5,000 माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेगा 2,000। 2,000 इक्वल में n-1 इंटू में 200। 200 को अगर मैं कट करूं, 2 0 से 2 0 कट गया, 2 1 जा 2, 10 आ गया पूरा कट के। तो 10 = n-1, n की वैल्यू आ गई 11, n की वैल्यू आ गई 11, मतलब कि 11 सालों में उसकी सैलरी जो है वो 7,000 होगी। 1995 से अगर आप जोड़ो तो 11 साल कब होंगे, इन 2006 सुबाराव सैलरी बिकम 7,000। ठीक है, 2006 में जाके सुबाराव की जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। तो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रामकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग 1.75। If in the nth week her weekly saving become 20.75, find the value of f। देखो रामकली जो है बहुत पैसा बचा रही है, देख रहे हो इतना सारा पैसा बचा के प्लॉट बनाएगी। रामकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, ठीक है ना। कब, फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, ठीक है। एवरी वीक, एवरी नेक्स्ट वीक फिक्स इंक्रीमेंट हो रही है, कितनी हो रही है, 1.75 रुपीज की। कितना पैसा बढ़ा रही है हर साल, 1.75 रुपीज। कहता है
कितने टाइम के बाद उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी। एन की वैल्यू निकालो भैया। इनिशियल वैल्यू गिवन है 5 रुपए दी है ना, ए हो गया वो। आपको फिक्स इंक्रीमेंट पता है, मतलब डी पता है भैया। आपको लास्ट वैल्यू भी पता है, मतलब आपको ए एन भी पता है। एन निकालना है, निकाल दो। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू 20.75, 20.75। ए की वैल्यू 5 रुपीज। एन माइनस वन, डी की वैल्यू 1.75। ठीक है ना। कितना मुश्किल काम है। 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू में एन माइनस वन इंटू में 1.75। तो ध्यान दो आप, ये आ गया 15.75 इज इक्वल टू में एन माइनस वन 1.75। 15.75 इज इक्वल टू में एन माइनस वन 1.75। पॉइंट से पॉइंट कर दो कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो ये हो जाएगा 1575 अपॉन में 175 इज इक्वल टू में एन माइनस वन। अगर हम 175 से 1575 को डिवाइड करें तो कितने पे जाएगा। अगर हम 1575 को 175 से डिवाइड करें तो कितने पे जाएगा। हमें क्या करना है, 1575 को 175 से डिवाइड करना है। अगर हमें इसे डिवाइड करना है तो ये कितने पे जाएगा, देखो ध्यान दो। तो 175 10 जा होता है 1750। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये 8 या 9 पे कट रहा होगा। तो अगर मैं 175 को 9 से मल्टीप्लाई करूं, 9 5 जा 5, 4 कैरी हो गया, 9 7 63 7 15। तो 9 पे कट रहा है। कितने पे कट रहा है, 9 पे कट रहा है। तो 9 इज इक्वल टू आ गया एन माइनस वन। एन की वैल्यू आ जाएगी 10, एन की वैल्यू आ जाएगी 10। तो मतलब कि आंसर हो जाएगा 10 वीक। इन 10 वीक रामकली सेव 20.75। देखो 10 हफ्ते में रामकली 20.75 में बचा रही है। इतना तुम लोग एक दिन में उड़ा देते हो, इससे ज्यादा। चलो ठीक, समझ में आया। ओके ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इतना ही। अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे कि हम कैसे किसी एपी के टर्म्स का सम फाइंड करते हैं। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे। ठीक है, तक और हमारी ऐसी और भी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले। और अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, नोट्स चाहिए 10th क्लास के, 9th क्लास के, किसी भी क्लास के, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से जाके। स्कूली एरा का नाम से हमारा ऐप है। धन्यवाद।